हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिमांड एनालिसिस का पार्ट। पिछली वीडियोज़ में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। 2 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे और एक एमसीक्यूज़ का पार्ट था। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड का पार्ट। फिर इसी टाइप से आपकी अगली वीडियोज़ में आएंगे जो पार्ट, वो क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या जिसको आप बोलते हो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जिसमें आपको पता है ना, इनकम भी होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होता है, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन भी होता है, हैबिट, टेस्ट एंड हैबिट बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस भी होता है, जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती है। यानी इंडिविजुअल डिमांड के भी फैक्टर होते हैं और मार्केट डिमांड के भी फैक्टर होते हैं। फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड आता है, जिसमें जनरली आप कर्व के थ्रू सारा पार्ट सीखते हो, जिसमें आपको पता है मूवमेंट भी आता है और शिफ्ट भी आता है। फिर आपको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आता है, उसमें आप प्राइस के थ्रू भी देखते हो, इनकम के थ्रू भी देखते हो। तो जनरली आप वो सारा पार्ट कवर करते हो। फिर इसके अलावा अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, अलग अलग होते हैं वो। तो वो सारा पार्ट कवर करेंगे। तो अराउंड इसकी 4 से 5, मेरे हिसाब से 5 वीडियो तो बनेगी बनेगी सबकी मिला के। पर बीच बीच में हम एमसीक्यूज कवर करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन है पास्ट ईयर के। जैसे डिमांड का टॉपिक हुआ 2 वीडियो में, तो उसके बाद हम डिमांड के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फिर कुछ जैसे लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड पार्ट पूरा हो गया, उसके कवर कर लेंगे। ऐसे कवर करते रहेंगे 2-2, 3-3 वीडियो के साथ। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड का पार्ट, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड आज की वीडियो में। अब देखिए, अगला पार्ट कवर करने से पहले कर लेते हैं बात अनअकैडमी की। देखिए, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी एक्सेलरेट टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 28 मार्च से पहले एनरोल कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे संडे 4 से 5 बजे 28 मार्च को। तो उससे पहले एनरोल जरूर करना। अगर आपकी रैंक 1 या 2 आती है तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। वैसे 3 to 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप। अगर 11 to 35 आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 36 से लेकर 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलने के चांस रहेंगे। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर रीड कर लेना। और इसी तरीके से अगर आपको क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना है, जो कि पेपर 1 और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 24 मार्च से बैच स्टार्ट है। ज्योति बाला और नवीन शाह आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल स्टडी प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्रैश कोर्स बैच है, जो कि 24 मार्च से ही स्टार्ट है। संदीप सिंह और चंद्रबाला ओम आपको क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएंगे या कॉन्सेप्चुअल स्टडी प्रोवाइड कराएंगे। वैसे देखिए, आपको पता है कि टॉप क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है एनटीयूसी नेट से रिलेटेड इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा, एजुकेटर द्वारा। तो इनमें आप नाम देख सकते हैं, तलवीर सिंह, नवदीप कौर, अरुण पांडे। तो इसमें आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, और साथ में आपको स्पेशल कोर्सेज, क्रैश कोर्स से रिलेटेड बैचेज, ये सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर एंटर करना, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। याद रखिए, प्लस के बेनिफिट और आइकॉनिक के बेनिफिट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो 10% ऑफ लेने के लिए चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर जरूर करना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि एक मार्केट क्या होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेस क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को खरीदने बेचने में लगे हुए हैं, अलग अलग मोड के थ्रू। अलग अलग मोड क्या होते हैं, ऑनलाइन मोड भी होता है, फेस टू फेस भी होता है। आप मार्केट में जाते हो, वहाँ जाके खरीदते हो। मम्मी बोलती है बेटा सब्जी ले आ, सब्जी लेके आते हो। ठीक है, मम्मी बोलती है बेटा किराने से ग्रॉसरी आइटम लेके आ जा, तो वहाँ से लेके आते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, या मॉल में जाओ, क्लोथ्स लेके आओ, या आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने गए। तो मार्केट में जनरली क्या करोगे, आप गुड्स खरीदोगे बेचोगे, तो आपको पता है कि उसमें 2 फोर्सेस होगी, डिमांड और सप्लाई। अपने टॉपिक्स में क्या है, सारा पार्ट डिमांड का है, तो हम डिमांड से रिलेटेड देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि ये दो फोर्सेस जो होंगी, डिमांड और सप्लाई, एक तरीके से क्या डिटरमिन करती है कि गुड्स या जो सर्विस होगी उसकी क्या प्राइसेस होगी। सपोज करो, अगर मेरी डिमांड बढ़ जाती है पर्टिकुलर, ठीक है, यानी मैं एक तरीके से सप्लायर हूँ, ये मान लो मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको। तो अगर मेरी डिमांड बढ़ जाती है, आप दूसरों को भी बताते हो, तो क्या पता मैं उस हिसाब से अपनी प्राइसेस भी क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे क्या होती है, एक तरीके से डिमांड बढ़ती है, सप्लायर क्या करता है, सप्लायर अपनी प्राइस बढ़ा के और सप्लाई बढ़ाने की करेगा। तो मैं भी क्या करूँगा, अपनी प्राइसेस बढ़ाने की करूँगा। तो यही पार्ट आएगा सप्लाई में। तो आपको पता है कि सप्लाई में जनरली क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे प्राइस बढ़ती है तो वो क्या करता है, और यूनिट ज़्यादा बेचने की करता है, ताकि वो मार्जिन ज़्यादा कमा सके। जबकि कस्टमर को क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो क्या करता है, जैसे ही प्राइस कम होती है तो ज़्यादा डिमांड कर लेता है। आपको पता है कि 3 के साथ एक चीज़ फ्री हो रही है, आप 2 साबुन लेने गए, लेकिन 3 के साथ 1 फ्री है, तो आप 4 उठा लाए। क्योंकि आपको क्या दिखा हुआ था उसमें कि 3 के साथ 1 फ्री, लेने सिर्फ 2 गए थे या लेने सिर्फ 1 गए थे। क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जैसे ही कम हुई, ठीक है, चाहे 1 फ्री हुआ तो प्राइस कम हुई ना, क्योंकि सिंगल खरीदते तो महंगा पड़ता,
तो आपको पता है कि 3 के साथ 1 फ्री, तो ये मान के चलो कि हर यूनिट की प्राइस कम हो गई, तो इसलिए आपने डिमांड क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, ऐसा भी होता है। तो इस केस में बोल रहा है कि ये दोनों जो फोर्सेस है क्या करती है, क्रूशल रोल प्ले करती है गुड्स या सर्विसेज की प्राइस और मार्केट की साइज डिटरमिन करने में। आप जानते हो मार्केट जनरली है ना, जो पढ़ रहे हो आप मीनिंग वो नहीं होती। मार्केट तो क्या है, एक तरीके से वास्ट बोल सकते हैं टर्म हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। आपको पता है शॉर्ट टर्म मार्केट भी होता है, वेरी शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग रन भी होता है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग भी होता है, लोकल होता है, इंटरनेशनल होता है। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे कंपटीशन है उसके बेसिस पे, जो हम प्राइस के बेसिस पे कि प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, जो कि हमारे कोर्स में वो हम कवर करेंगे। फिर आपको दे रखा है ये पॉइंट जिसमें आपको दे रखा है कि डिमांड क्या है। अब देखो मैं डिमांड के एलिमेंट बताऊंगा, 3 होते हैं, डिज़ायर, विलिंगनेस और एबिलिटी। पर अब ये दे रखा है तो इसलिए पहले मैं पूरा ये कवर करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप देखिए, देखो ये बोल रहा है कि मार्केट में बिहेवियर ऑफ बायर्स कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, यही बोल रहा है। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। जनरली हम बोलते हैं कि जब भी बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। इसलिए आप यूटिलिटी का टॉपिक पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड पढ़ते हो कि प्राइस कम होने से क्या होता है, गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। एक तरीके से हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तभी हम उसको एक तरीके से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, न कि सप्लायर बिहेवियर। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सप्लायर बिहेवियर, या इनकम थ्योरी भी बोलते हैं उसको। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है ना वो प्राइस से कंसर्न रहता है, वो अलग अलग प्राइसेस पे जो क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड, यानी क्वांटिटी परचेज कर रहा है। क्योंकि डिमांड का मतलब याद रखना कि जैसे उसने परचेज करी तब जाके वो डिमांड होती है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि आपकी डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन एबिलिटी नहीं है, ठीक है, विलिंगनेस तो नहीं, सॉरी, डिज़ायर भी है और एबिलिटी भी है लेकिन विलिंगनेस तो नहीं है, ठीक है। आपकी डिज़ायर है लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है, यानी आपके पास मनी नहीं है, जो कि अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये दे रखा था इसलिए मुझे पहले बताना पड़ गया। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपको कि डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पॉसिबल प्राइसेज ऑफ ए प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट की, क्योंकि आपको पता है कि जनरली मैं एग्रीगेट डिमांड नहीं बोल रहा मैक्रो का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइक्रो के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पे जो भी क्वांटिटीज़ परचेज दे रखी है, मतलब एक शेड्यूल दे रखा है, तो इसका मतलब वो डिमांड ही है। फिर अगर आप क्वांटिटी डिमांड बोलते हो ना, तो इसका मतलब क्या, जैसे सपोज करो कि आपके मार्केट में 25 रुपये प्राइस चल रही है, तो साबुन की 25 रुपये प्राइस चल रही है, तो आप कितनी डिमांड कर रहे हो, 5 डिमांड कर रहे हो कि भाई 5 दे दियो। सामने वाला क्या बोलेगा, दो 150 रुपीज़, ठीक है, नहीं कितने होते हैं 150 नहीं 125 रुपीज़, 125 रुपये दो, ठीक है। अगर 30 की प्राइस चल रही है तो आप 4 डिमांड कर रहे हो, तो जैसी प्राइस कम हो रही है तो आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। तो ये तो एक शेड्यूल हो गया, तो ये डिमांड हो गया। अगर डिमांड का आपको मीनिंग याद नहीं होती तो ऐसे बोल सकते हो ना, इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस आपको दिख गई, ठीक है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी अलग अलग आपको प्राइसेस दे रखी है उस पर आप क्या डिमांड कर रहे हो, ठीक। और अगर आपने उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी परचेज कर ली वो आपकी क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। तो ये बोल रहा है कि इन दिस रिलेशनशिप प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड है वो किस पे डिपेंड है, प्राइस पे। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उस हिसाब से डिमांड पर असर होगा। प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, समझ गए। इन सिंपल टर्म डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट ए बायर डिजायर्स टू परचेज एट ए स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम। लेकिन जो मैंने आपको थियोरटिकली मीनिंग बोली ना, मुझे ये सही लगती है समझने में, या आप है ना इकोनॉमिक्स की 11th-12th की बुक देखते हो जैसे भी आपकी, उसके हिसाब से आपको ये दिख जाती है। इट इज़ ए, ये बोला डिमांड कैन बी डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो एन इंडिविजुअल की जगह अगर आप क्या बोलोगे, ऑल कंज्यूमर्स इज़ विलिंग टू परचेज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो एक होती है इंडिविजुअल और एक क्या होती है, मार्केट होती है। लेकिन हमें क्या समझना, सबसे पहले मैं ऊपर आऊँगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये पार्ट, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, तभी जाके आपको पता चलेगा कि डिमांड का मतलब क्या है। कि इतनी देर से मैं ज्ञान दे रहा हूँ 8 मिनट तक, लेकिन डिमांड का मतलब क्या है। अब देखिए ये बोला डिमांड फॉर ए कमोडिटी इम्प्लाइज डिज़ायर टू एक्वायर इट। डिज़ायर मतलब क्या होता है, एक आपकी स्ट्रॉन्ग विश है। स्ट्रॉन्ग विश मतलब क्या हो गया, बहुत अधिक चाह है जो आपके अंदर से निकल के आ रही है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को कार चाहिए, पर उसके लिए मेरे पास क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा मनी नहीं है। एबिलिटी का मतलब क्या हो गया,
आप जनरली इसको पढ़ के देखोगे या वैसे नेट पे सर्च करोगे नॉर्मल एबिलिटी तो आपको लिखाएगा मेंटल या फिजिकल पावर स्किल, लेकिन हम नॉर्मल टर्म में क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी, जो कि किससे बैक होती है, परचेजिंग पावर से। किससे बैक होती है, परचेजिंग पावर, कि आपके पास पावर है मनी की, ये मान के चल लो, ठीक है। क्योंकि हम डिमांड की बात करते हैं तो डिज़ायर तो है, एबिलिटी भी है। डिज़ायर मतलब आपकी चाह तो है, एबिलिटी भी है, लेकिन रेडीनेस नहीं है, यानी विलिंगनेस नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। तत्परता बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्परता, या क्या बोलते हैं, रेडीनेस, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि देखो आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपकी डिज़ायर बहुत अच्छी है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है कि मेरे को क्या लेनी है, कार लेनी है, ठीक है। पापा के पास पैसे हैं मतलब एबिलिटी भी है कि आप आराम से कार ले सकते हो, लेकिन पापा की इच्छा नहीं है आपको दिलाने की, रेडीनेस नहीं है। तो ये भी एक तरीके से क्या, डिमांड नहीं बनी। डिमांड कब बनेगी, जब विलिंगनेस अराइज हो जाएगी। तो इसी तरीके से मान लो कि आप कंजूस हो और पूरे मक्खी चूस हो, नहीं आप नहीं हो, जैसे मैं यूँ मान लो कि मैं कंजूस हूँ, मेरे पास क्या है, वही यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, उसके हिसाब से देख लो। ये बोल रहा है कि मेरे डिज़ायर टू बाय अ प्रोडक्ट इज़ नॉट डिमांड, कि सिर्फ डिज़ायर होना ही डिमांड नहीं है, उसमें दो एलिमेंट और साथ में जुड़ने चाहिए, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। ए माइजर्स डिज़ायर फॉर एंड हिज एबिलिटी टू पे फॉर कार इज़ नॉट डिमांड बिकॉज ही डज नॉट हैव द नेसेसरी विल टू पे फॉर इट। तो ये बोल रहा है कि एक माइजर मतलब एक कंजूस, जिसकी डिज़ायर भी है और जिसके पास एबिलिटी भी है कार खरीदने की, लेकिन उसके पास विल पावर नहीं है, अभी रेडीनेस नहीं है। तो उसकी डिज़ायर, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे देखो क्या होता है कि चलो मैं एक्सचेंज कराने गया बाइक, मेरे पास पुरानी बाइक पड़ी थी तो मैं उसकी जगह नई खरीदने गया, तो मैंने अखबार देख के वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे पता चला कि यार कि एक्सचेंज करने पर जैसे सब कुछ हो गया पार्ट, तो उन्होंने बोला कि एक्सचेंज जैसे ही करोगे तो आपको जो कागज़ चेंज करने के या नॉर्मल हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट के 2000 और देने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सचेंज तो हो जाएगी कि जैसे 70,000 की कोई नहीं है बाइक, आपकी वो 20 में एक्सचेंज हो जाएगी तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे, पर क्या बोल रहे हैं कि आपको 2000 रुपये और डॉक्यूमेंट के देने पड़ेंगे। तो वो तो हमें बताया नहीं उन्हें कि एक्सचेंज करने पर इतना होगा, आपको तो पता था कि 50 देने, आपके पास पैसे भी पड़े हैं, आपके पास चाहे 55-60 पड़े हैं, लेकिन आपके माइंड में क्या था कि आपको 50 देने। जैसे ही उन्होंने बोला कि 2000 डॉक्यूमेंट के और लगेंगे, तो आपकी विलिंगनेस नहीं हुई, तो आपका डिज़ायर भी थी, आपके पास अमाउंट भी था, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं हुई, और वो एक तरीके से जो कमिटमेंट था या बोल सकते हैं एग्रीमेंट था वो पूरा नहीं हो पाया और डिमांड नहीं पाई, बन नहीं पाई। इसी तरीके से बोल रहा है सिमिलरली पुअर मैन्स डिजायर फॉर एंड हिज विलिंगनेस टू पे फॉर कार इज़ नॉट डिमांड बिकॉज ही लैक्स द नेसेसरी परचेजिंग पावर। आ गया, इसका मतलब क्या है, उसकी डिजायर भी है, उसकी विलिंगनेस भी है, ठीक, लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है। क्योंकि एबिलिटी का मतलब क्या है, उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए थी, उसके पास मनी होनी चाहिए थी। तो उसकी डिज़ायर भी है, उसकी रेडीनेस भी है कि अगर मेरे पास पैसे हों तो अभी ख़रीद लूँ, ठीक है, अभी मेरे को कोई पैसे दे गया मैं अभी ख़रीद लूँगा, लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या आपको क्या करना है, मान लो कि मिंत्रा से क्या करनी है, ड्रेस खरीदनी है, याद रख लेना ढंग से, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और याद रखना ये सबके साथ होता है जनरली, मिंत्रा पे जैसे या कोई भी ऑनलाइन साइट में, या मिंत्रा की बात कर लो क्योंकि मेरे साथ भी खूब बार हुआ है कि मेरे पास पैसे रहते हैं पेटीएम में या कैसे भी रहते हैं, तो मैंने कोई टी शर्ट देखी जिस पे लिखा हुआ था 400 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरी एक तरीके से डिज़ायर हुई इसको ख़रीदने की, यार ये पर्टिकुलर मैं ख़रीद लेता हूँ, और मेरे पास एबिलिटी भी है, मेरे पास 500 रुपीज़ भी पड़े। फिर जैसे ही मैं लास्ट तक आया पेमेंट के पार्ट तक, तो उसमें पता चला कि टैक्स भी जुड़ेगा, कितना परसेंट, इतना परसेंट, चलो टैक्स तो मुझे पता था, लेकिन डिलीवरी चार्जेस भी कितना ले रहा है वो 80 रुपीज़ पता चला। तो मेरी इच्छा क्या हो गई, वहीं ख़त्म हो गई, यानी विलिंगनेस टू पे फिर नहीं हुई। तो डिज़ायर भी बनी, एबिलिटी भी है, क्योंकि मान के चलो कि अगर मैं बोलूँगा कि 400 का 5% कितना होता है 20 रुपीज़, और 80 रुपीज़ कितने ले रहा है वो डिलीवरी चार्जेस के, तो मेरे पास 500 तो है, तो मेरे पास एबिलिटी तो है और डिज़ायर भी है कि यार मेरे को वो टी शर्ट लेनी है, लेकिन उस वक्त मेरी विलिंगनेस नहीं हुई। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिपेंड करती है, समझ गए। क्या पता आपकी आज इच्छा है लेकिन कल नहीं रहे, आपकी आज इच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, कल पैसे हैं लेकिन इच्छा नहीं है, हो सकता है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में सबसे पहले कि थियोरेटिकली डिमांड कैन बी डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इन द वर्ड्स ऑफ फ्रेडरिक चार्ल्स कोर्टने बेनहम, बड़ा नाम है, इसने क्या बोला, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट, मतलब कितना आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, कि 5 की प्राइस पे आप 20 डिमांड कर रहे हो तो 20 डिमांड वो अमाउंट है, विच विल बी बॉट
पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जो परचेज किया उस पर्टिकुलर प्राइस पे, कि 5 रुपये की प्राइस पे आप 20 की डिमांड कर रहे हो, 6 की प्राइस पे आप कितनी कर रहे हो, 18 की, 17 की, 16 की, मतलब कम की डिमांड कर रहे हो क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के कंटेक्स्ट में। ऐसे तो आप क्या बोलोगे सर 6 की प्राइस होगी, जरूर थोड़ी डिमांड कम करेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, वो तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और भी पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं या फैक्टर्स बोलते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिमांड रेफर्स टू विलिंगनेस और इफेक्टिव डिजायर फॉर इंडिविजुअल टू बाय अ प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय देयर परचेजिंग पावर, मतलब एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो विलिंगनेस तो है, डिजायर भी है, लेकिन साथ साथ परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी भी होनी चाहिए। हेयर इफेक्टिव डिजायर इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और सर्विस दैट इज परचेज एट ए गिवन टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस फ्रॉम द मार्केट। तो नॉर्मल पार्ट है क्योंकि आपको देखो बोल रहा है कि डिजायर ऑफ द कमोडिटी और सर्विस क्या है, कि परचेज एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस फ्रॉम द मार्केट। तो टाइम पीरियड भी दे रखा है। तो देखो एक एग्जांपल मैंने ये कवर कराया, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि द 3 टर्म डिमांड, वांट एंड डिजायर आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन बोल रहा है कि इसकी अलग अलग मीनिंग होती है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने कवर कर रखा है, चाहे आप देख लेना। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट और लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसमें प्रॉपर दे भी रखा है ढंग से कि तीनों टर्म का मतलब क्या है। सपोज एक इंडिविजुअल है, इज विलिंग टू परचेज ए पर्सनल कंप्यूटर फॉर हिज हर वर्क, विलिंग टू परचेज, इट बिकम हिज हर डिजायर, उसकी एक डिजायर बन जाती है। इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ परचेजिंग पावर टू बाय द कंप्यूटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी भी है, तो डिजायर भी है प्लस एबिलिटी भी है, बट इज़ नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज मनी। तो विलिंगनेस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रेडीनेस, कि वो पैसे पे करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे विलिंगनेस का मतलब समझ जाना कि वो क्या है, कि वो मैक्सिमम अमाउंट देने के लिए तैयार है, ठीक है, जो पर्टिकुलर चीज़ वो चाहता है उसके लिए, मतलब कंप्यूटर के लिए, लेकिन यहाँ पे वो तैयार ही नहीं है। However, if the individual is willing to use the money to purchase the computer, it becomes demand. लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा हो गई और उसने खरीद ली तो उसकी डिमांड बन गई। जैसे मेरी भी लैपटॉप की है, मेरे पास भी प्राइस है, वो अमाउंट पड़ा है, मेरे पास भी एक तरीके से परचेजिंग पावर है, एबिलिटी है, लेकिन अभी विलिंगनेस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास 5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। मेरा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट भी एक तरीके से इतना ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा BCom M.Com से रिलेटेड पार्ट हो जाता है, लेकिन वो RS-CIT बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए पर्टिकुलर मैंने ले रखे हैं। तो इसलिए मेरी क्या होती है, इच्छा नहीं होती क्या लेने की, PC लेने की, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे फेस टू फेस आपसे क्या करना है, एक तरीके से वीडियोस बनानी है, तो मैं वेबकैम का भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मुझे वो प्रॉपर नहीं लगता, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, PC लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरीके से वो आपकी ज़रूरत है मेरी। तो मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम पे कहीं कभी ना कभी तो पर्टिकुलर लूँगा ही लूँगा, जैसे ही लूँगा वो मेरी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक बार देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए सारा का सारा पार्ट। अब देखिए नटशेल में यही बोल रहा है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और सर्विस दैट ए कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम पीरियड। तो एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम पीरियड ये आपको पता रहना चाहिए। अब बोल रहा है द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड वाइल डिफाइनिंग द टर्म्स डिमांड। अब डिमांड में देखो क्या बोल रहे हैं, डिजायर, वांट, डिमांड, जो कि आपने पहले देखा था वो अलग अलग होती है एक दूसरे से, याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है इज़ द अमाउंट दैट ए कस्टमर इज़ विलिंग टू परचेज। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट इसको हटा दूँ, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हो, प्राइस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, लेकिन क्या पता उस सप्लायर के पास वो गुड्स ही अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो बोला हाउएवर द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल परचेज। क्यों, क्योंकि क्या पता जो कमोडिटी या सर्विस आप चाहते हो वो उस सप्लायर के पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हो ही ना हो। मान लो कि 5 रुपीज़ की प्राइस चल रही है और आपको 20 चाहिए क्वांटिटी, 20 की आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन उसके पास ही 15 यूनिट्स है, 14 यूनिट्स है, तो वो पूरी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से वो स्टॉक बनेगा फिर आपके पास आएगा, तो क्या पता अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इतनी डिमांड ही ना रहे, तभी हम बोलते हैं वो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होती है। अब देखो आपको बोल रखा है डिमांड हमेशा क्या होती है, प्राइस को रेफर करती है। एक इंडिविजुअल एक शर्ट को 500 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वही शर्ट अगर 1000 की हो जाती है तो उसको खरीदने में तैयार नहीं रहता। तो बोला डिमांड हमेशा प्राइस को रेफर करती है, अगर प्राइस ही नहीं होता तो उसकी कोई मीनिंग ही नहीं रहती। इस पर्टिकुलर पॉइंट में यही दे रखा है, इसलिए आपको बोल रहा है इन एडिशन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस, ठीक है। डिमांड इज ऑलवेज रेफर्ड इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, ये बोल रहा है कि एंड बियर्स नो मीनिंग, और कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगी अगर उसमें टाइम पीरियड नहीं हो। जैसे बोल रहा है कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चर है, उसने डिमांड करी 200 मीटर ऑफ क्लोथ की 1 महीने में, और 1 साल में उसने कितने करी, 2400 मीटर की। तो आपको पता है कि अभी वो क्या कर रहा है, पहले महीने मान लो 200 मीटर कर रहा है, अगले महीने क्या कर रहा है वो 400 मीटर, 500 मीटर। तो वो किसके बेसिस पे, एक तरीके से उसकी भी पर्टिकुलर किसके बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे, तभी वो एक तरीके से खुद भी डिमांड कर रहा है।
जैसे सपोज करो रॉ मटेरियल मांग रहा है, ठीक, क्लोथ से रिलेटेड रॉ मटेरियल मांग रहा है, तो वो डिमांड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसको भी उतनी ही एक तरीके से गुड्स की रिक्वायरमेंट है आगे किसके लिए, बेचने के लिए, या गुड्स को एक तरीके से बनाने के लिए, जैसे कच्चा कपड़ा चाहिए ताकि रेडीमेड क्लोथ्स बना सके। देयरफॉर द स्टेटमेंट रेफरिंग टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस मस्ट इंक्लूड, 3 इसके की फैक्टर होते हैं, क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, द प्राइस, ठीक है, जिस पे एक कमोडिटी परचेज की जाएगी, और टाइम पीरियड जब कमोडिटी परचेज की जाएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया कि आज आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन क्या पता अगर वो गुड्स है ही नहीं आपके पास और वो जैसे 4 दिन बाद आया, तो आप क्या पता वो पर्टिकुलर गुड्स परचेज ही ना करो, क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या पता मनी ना हो। जैसे मैं एक बार FZ लेने वाला था, जो FG बोलते हैं ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन पर्टिकुलर उन्होंने बोला कि ये कलर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कब तक आएगा? उन्होंने बोला 15 डेज़ बाद आएगा। तो मैंने बोला ठीक है 15 डेज़ बाद आ जाता हूँ। तो अब मैं 15 डेज़ बाद गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पास मनी नहीं थी, मनी थी पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूज़ हो गई 15 डेज़ में। तो हम बोल सकते हैं कि उस वक्त मेरे पास फिर एबिलिटी नहीं थी, डिज़ायर भी थी, विलिंगनेस भी थी कि भाई जैसे ही पैसा आ जाता है मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अमाउंट आया ही नहीं। अब आपको टाइप्स ऑफ डिमांड दे रखा है, ये बोल रहा है कि डिमांड जनरली बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितने सारे कंज्यूमर्स हैं, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, वो पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे आप वीट, राइस ये देखते हो आप, तो पर्टिकुलर थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चल जाते हैं, लेकिन आप मिल्क देखते हो तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है ना। तो आप देखते हो कि जनरली कुछ चीज़ें क्या होती है थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा चलती है, क्लोथ्स की बात करते हो, शू की बात करते हो तो आपको पता है 6 महीने 8 महीने चल जाता है, ठीक। टीवी की बात करते हो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, तो कुछ ड्यूरेबल होते हैं। फर्नीचर की बात करते हो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होते हैं। ऐसे यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, आपको पता है कि दूध से क्या होता है, दही भी बनती है, ठीक है, छाछ भी निकलती है, और बहुत चीज़ें बनती है, जैसे मिठाई भी बनती है। तो अलग अलग चीज़ों में जनरली वो यूज़ हो जाता है, तो उसके बेसिस पे भी एक तरीके से इलेस्टिसिटी आती है, तो हम इलेस्टिसिटी वाले पार्ट में देखेंगे। एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिमांड, इस तरीके से बोल रहा है कि एक गुड्स की दूसरे के साथ कैसे डिपेंडेंस है। जैसे हम जनरली बोल लेते हैं ना वो ब्रेड एंड बटर, ये बोल लेते हैं, और साथ में आप बोलते हो कि टी और शुगर, ऐसे बोल लेते हो, या आप बोल देते हो कि और भी मेरे को, जैसे कभी कभी क्या होता है जब पर्टिकुलर एग्जांपल याद होते हैं ना तो आते ही नहीं, हाँ, कार और पेट्रोल, कार और डीजल, ऐसे। तो इंटरडिपेंडेंस कितनी है, द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अब आपको बोल रखा है देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवेयर ऑफ टाइप ऑफ डिमांड दैट अराइज फॉर देयर प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो मैंने आपको थ्योरी कवर करा रखी है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ डिमांड बताऊंगा, मैं इसके बाद डिटर्मिनेंट्स बताऊंगा, तो जनरली उसमें वैसे ही आपको कर्व बना के बताऊंगा, तो तब आपको पता वैसे ही चल जाएगा, यानी पहले से ही बना हुआ है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्राइस डिमांड है, जो कि आपको पता ही है। प्राइस डिमांड कैसे सोचो, लॉ ऑफ डिमांड की तरह सोचो, वही पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है या जो ऊपर मैंने बताया वैसे सोच लो, सिंपल सा है। देखिए अब क्या दे रखा है, इट इज़ अ डिमांड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी और सर्विस दैट कंज्यूमर्स इंटेंड टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम पीरियड, ऊपर बताया था। जैसे अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है। सबसे पहले आप देखो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की बात करते हो, जो कि एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, जिसमें आप क्या बोलते हो, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है या प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ बाकी सारे फैक्टर्स उसके अलावा, क्योंकि प्राइस तो एक मेन फैक्टर है ही, उसके अलावा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड में क्या आते हैं, 2, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना, जो कि आगे आएंगे उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस का फिर कोई लेना देना नहीं होता। प्राइस तो चाहे आपकी क्या है, 6 रुपीज़ की प्राइस पे आप 70 की डिमांड कर रहे हो मान लो, तो 6 रुपये की प्राइस पे 70, लेकिन 6 पे ही आप 80 की भी डिमांड कर सकते हो, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो इनकम के लेवल से भी फ़र्क पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट पर्टिकुलर वो आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। फिर इसके अलावा मार्केट के फैक्टर भी आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल डिमांड का भी होता है और मार्केट डिमांड का पार्ट भी होता है। तो मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल के पार्ट तो होते ही हैं, पर उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी भी होती है, पॉपुलेशन साइज़ भी होती है, इस तरीके से आपका पार्ट भी आता है, ठीक है। तो वो सारा पार्ट क्या हो गया आपका, अदर फैक्टर का हो गया। तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेटरस पेरिबस, मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस में कम ज़्यादा होने से डिमांड पे क्या असर होता है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। प्राइस डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस राइजेज इट्स डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा।
देयरफॉर प्राइस डिमांड इंडिकेट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये प्राइस का हमेशा कर्व क्या आता है, वाई एक्सिस पे आता है, और क्वांटिटी का कहाँ आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। जनरली यही होता है, क्वांटिटी नीचे आती है और प्राइस ऊपर आती है। 4 की प्राइस पे आप कितनी कर रहे हो, 80 की डिमांड कर रहे हो। 6 की प्राइस पे कितनी कर रहे हो, 70 यूनिट्स की। और जैसे 8 रुपीज़ की प्राइस होती है तो आप क्या कर रहे हो, 50 की डिमांड कर रहे हो। तो आपको दिख रहा है एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है, तो ये क्या होता है, आपका डिमांड होता है। ठीक है, जबकि आप सप्लाई में देखते हो तो क्या होता है, वो अपवर्ड राइजिंग होता है, अपवर्ड राइजिंग। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से, आपका हाथ देख लीजिए, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया। अब देखो मैथमेटिकली एक्सप्रेस आपको दे रखा है डी ए इज इक्वल टू एफ पी ए वेयर। तो आप देखो डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, और ये फंक्शन ऑफ किससे रिलेटेड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ ए की फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शन मतलब क्या हो गया, वो सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम पी ए का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। सपोज करो मैं इसके साथ पी आर बोलता, इनकम बोलता, तो मैं क्या बोलता, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम बोलता तो वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो टी दे देता, ऐसे। तो वो फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शंस। तो वो तो बाकी सारे कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या है, प्राइस। ठीक, तभी एफ का मतलब फंक्शन और पी ए का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है। अब आपको इनकम डिमांड दे रखी है। इनकम डिमांड में जनरली आपको पता है कि प्राइस पे जनरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्राइस की जगह यहाँ पे इनकम का पार्ट बना दो, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का बता दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इनकम आपकी पहले 10,000 थी, अब आपकी 20 हो गई। तो आपको पता है कि 10 पे जनरली आप क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे थे। जैसे जब 10,000 की इनकम थी तो आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो, कुछ भी यूनिट खरीदने जाते हो, तो आप उसकी 50 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, कितने की, 50 की। लेकिन जैसे ही 20 की प्राइस हो गई, वो सॉरी आपकी 20,000 की इनकम हो गई, तो जो आप वो 50 यूनिट्स खरीदते थे आप वो बढ़ा दोगे। ठीक है, आप मान लो वो 80 करने लग जाओगे, क्या पता। तो एक तरीके से आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या है, उसी पर्टिकुलर प्राइस पे आप 80 खरीदोगे प्राइस पे। तो यहाँ पे मैंने प्राइस नहीं लिया, यहाँ पे मैंने इनकम का पार्ट लिया। इनकम को वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, याद रखना। तो जब आप इनकम से रिलेटेड कर्व देखोगे तो आपका क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ बनेगा जनरली, क्योंकि अगर आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बोला इट इज़ अ डिमांड फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और सर्विस दैट कंज्यूमर इंटेंड टू परचेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम अज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्या बोल रहा है, अदर फैक्टर रिमेन द सेम। क्योंकि मान लो कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकम बढ़ गई, लेकिन उसके लिए आपका क्या हो गया, एक तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंस ख़त्म हो गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक तरीके से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी पर्टिकुलर उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ऐसा नहीं होगा। और देखो यहाँ मैंने प्राइस का पॉइंट नहीं लिया। जब भी आप देखते हो कि पर्टिकुलर इनकम पे कोई भी कर्व आपको ऐसे दिखता है ना, तो याद रखना यहाँ पे इनकम का पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, अब प्राइस होता तो आप बोलते क्या होता, अगर प्राइस होता तो पर्टिकुलर आपको पता है कि उसी पॉइंट पे, उसी प्राइस पे आप एक और डिमांड कर रहे हो, तो वो तो क्या होगा, नॉर्मल आपका सीधा सीधा कर्व बनेगा ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने प्राइस की जगह इनकम रखी है, क्या रखी है, इनकम रखी है, याद रखना। तो इस तरीके से आगे आपको आता जाएगा जब मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी वाला पार्ट बताऊंगा। जनरली डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्ट फॉर इन्फीरियर गुड्स। तो देखो यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स आ गया। जनरली मैंने बोला था कि आपका अगर पर्टिकुलर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो जाता तो इन्फीरियर गुड्स जैसे होते हैं ना, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, ये मान के चलिए। आपने पीली मटर सुनी होगी, आप बोलोगे सर नहीं सुनी। छोले कुलचे खाते हो तो उसमें छोले थोड़ी होते हैं, 20-25 रुपये की जो प्लेट मिलती है, या दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली में तो चलो क्या पता छोले देते होंगे, लेकिन है ना देखो वो पीली मटर होती है, वो सस्ती होती है, आपने सुना होगा। वैसे ही आपने कोर्स ग्रेन सुना होगा। ठीक है, कोर्स ग्रेन मतलब ज्वार बाजरा। तो ये बोलते हैं कि जनरली क्या आप कंज्यूम नहीं करते, आप क्या करते हो, वीट कंज्यूम करते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है। लेकिन जो कई जगह आप देखोगे राजस्थान के ऐसी जगह पे जहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं ये ज्वार बाजरा पर्टिकुलर लिया जाता है या इन्फीरियर गुड्स लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो पीली मटर ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि आपका परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस इन्फीरियर गुड्स को इग्नोर मारते हो और आप उस गुड्स की तरफ बढ़ते हो जो बाकी सारे कंज्यूमर एक तरीके से कंज्यूम करते थे, जो नॉर्मल पीपल कंज्यूम करते थे, तो आप भी कंज्यूम करोगे क्योंकि आपका भी इनकम का लेवल बढ़ा। तो जब इन्फीरियर का पार्ट आएगा तब इन्फीरियर से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देयरफॉर डिमांड एंड इनकम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल गुड्स वेयर इज द डिमांड एंड इनकम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फीरियर गुड्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बढ़ेगी, उसकी जगह मान लो कम होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही इनकम आपकी बढ़ जाती है तो मान लो कि इस इनकम पे आप यहाँ पे इतनी डिमांड कर रहे थे, मान लो कितनी यूनिट की, 80 यूनिट की, या मान लो कि आप एक तरीके से क्या कर रहे थे, 80 क्लोज मांग रहे थे, 80 kg। लेकिन जैसे इनकम आपकी 10 की जगह 20 हो गई तो आपने उसकी कम कर दी।
तो कभी भी अगर आपको लग रहा है तो पहले कर्व बना के देख लो, आपको आराम से पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर पॉइंट क्या हुआ है। देखो कम हो रहा है, तो ये कम होता हुआ होता है और ये बढ़ता हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो ये कम हो रहा है, 80 से कहाँ आ रहा है, क्या पता आप 60 kg की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। आप नहीं कर रहे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम पर्टिकुलर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपने तो क्या कर दिया, अपनी डिमांड दूसरी जगह शिफ्ट कर दी कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो आपको चाहिए नहीं तो डिमांड तो अपने आप ही कम होगी ना। आपको नहीं चाहिए, इसी तरीके से और भी कंज्यूमर्स को नहीं चाहिए होगी, क्या पता उनकी भी इनकम बढ़ी हो, क्या पता वो भी ये इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदना चाहते हो, तो डिमांड तो कम होगी ही होगी। इसलिए एक तरीके से क्या बोल रहा है, इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की क्या होती है, डिमांड कम होती है। इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लग्जरी गुड्स की भी बढ़ती है, याद रख लेना, ठीक। आप फर्नीचर, आप ज्वेलरी वेलरी जो भी करते हो, इनकम बढ़ती है तो वो भी एक तरीके से गोल्ड ये परचेज करने लग जाते हो। मैथमेटिकली आपको क्या दे रखा है, देखो ये रहा, डी ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। वाई का मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम किसकी है, कंज्यूमर ए की, ठीक। तो देखो क्या बोला है, डी ए मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी है, फंक्शन वाई का मतलब क्या हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर ए। तो ये फंक्शन है एक तरीके से, पर आपको फंक्शन मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड का क्या दे रखा है, देखिए जनरली इसमें वो क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस कम होने से हम बोल सकते हैं दूसरे गुड्स की डिमांड पे क्या असर हो रहा है। तो ऐसे हो गया, या हम बोल सकते हैं देखो कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ने से टी की डिमांड पे क्या असर हो रहा है। टी की प्राइस तो वही है, कॉफ़ी के जो कंज्यूमर थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ने की वजह से कुछ कंज्यूमर ऐसे इनकम के लेवल पे थे कि भैया वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि महंगी हो गई चीज़ें। तो उन्हें क्या लगा, महंगी हो गई तो हम क्या करते हैं, टी ले लेते हैं अब, क्योंकि हम तो कॉफ़ी पीते थे लेकिन कॉफ़ी की प्राइसेस महंगी हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन टी की उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, क्रॉस डिमांड का पार्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि जनरली इस तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, इट रेफर टू डिमांड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस हुज डिमांड डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी और सर्विस। इसमें अदर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, मेरे एग्जाम्पल में कॉफ़ी की, कॉफ़ी की प्राइसेस जैसे ही बढ़ गई, कॉफ़ी की प्राइसेस जैसे बढ़ गई तो मेरी प्राइसेस तो नॉर्मल थी, मेरी प्राइसेस तो ना बढ़ी थी ना कम थी मान लो, लेकिन मेरी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ने से कॉफ़ी के जो कस्टमर थे उन्होंने डिमांड कम कर दी कॉफ़ी की, और कहाँ पे आ गए, वो टी की तरफ आ गए, और टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ने लग गई। समझ गए। यहाँ पे जनरली एग्जांपल टी कॉफ़ी आता है आपको याद, लेकिन आप वो भी देख सकते हो कि सनफिस्ट बिस्किट और ब्रिटानिया के बिस्किट, ऐसे आप देख सकते हो, लेज और अंकल चिप्स देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जांपल देख सकते हैं। नाइकी और रिबॉक के शू देख सकते हो, तो आप नाइकी भी पहनते हो, रिबॉक भी पहनते हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है, नाइकी। लेकिन नाइकी की प्राइसेस क्या हो गई, नाइकी शू की प्राइसेस क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। जैसे मान लो कि 2000 का शू था लेकिन वो क्या हो गया 2500 का हो गया, तो आपको पता चला कि रिबॉक का तो 2000 ही है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, रिबॉक की तरफ, क्योंकि आपकी एक तरीके से प्राइसेस उतनी ही आप मेंटेन करके चलते हो, उससे ज़्यादा खर्च करने की नहीं चलते, ऐसा भी हो सकता है। तो टी एंड कॉफ़ी आर कंसिडर टू बी सब्सटीट्यूट, दस व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज पीपल स्विच टू टी, कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज, दस इट कैन बी सेड दैट टी एंड कॉफ़ी हैव क्रॉस डिमांड। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, सब्सटीट्यूट नाम से पता कर लो, तो हमेशा नाम से पॉइंट देखा करो। अब देखो यहाँ पे डी है, अभी तक जितने पॉइंट में देखना आपने ए आता था, लेकिन बी क्यों आया, क्योंकि आप सोचो कि ए की डिमांड पे असर किसकी वजह से हो रहा है, बी की प्राइसेस में चेंज में होने से। समझ गए, इसलिए फंक्शन में भी चेंज आया। फंक्शन में क्या बोल रहा है कि बी की प्राइसेस में चेंज होने से डी पे क्या असर हुआ। तो देखो डिमांड फॉर कमोडिटी है, फंक्शन में क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, कि बी की प्राइस चेंज करने से ए की कमोडिटी पे यानी ए की क्वांटिटी पे क्या असर हुआ। ठीक है, ए की प्राइसेस चेंज नहीं हुई, याद रखना, ए की प्राइसेस चेंज नहीं हुई। आपको मैं कराऊंगा एग्जांपल, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, या इतनी बड़बड़ क्यों कर रहा हूँ। फिर आपको फोर्थ पॉइंट दे रखा है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखिए इसमें तो जनरली मैंने आपको ये बताया था, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो आपको पता है कि अगर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस की बात करते हो तो एक डिमांड शेड्यूल हो जाता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल डिमांड की बात करोगे तो देखो क्या बोल रहा है, रेफर टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम पीरियड। मैंने आपको ये भी बताया था, पूरा समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड परचेज इन ए मंथ इज द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड, की वो एक महीने में जो शुगर खरीदते हैं या जितने भी ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं वो पर्टिकुलर उनकी डिमांड है। द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कस्टमर एंड देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान लो जरूरी नहीं है कि देखो नॉर्मल गुड्स की इतनी डिमांड नहीं बढ़ती, नमक आप उतना ही लेके आओगे, हाँ चीनी वीनी या दालें होती है जैसे हम बोलते हैं पल्सेस, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है
कि जैसे ही प्राइस क्या होती है कम होती है ना, तो थोड़ी ज़्यादा डिमांड करते हो। 1 किलो की जगह क्या बोलते हो भाई, 1.25 किलो दे देना, ठीक है, 1.5 kg 1.5 किलो दे देना, ऐसे बोलते हो आप। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्राइस कम होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में प्राइस कम होने से कहाँ रही बढ़ती है, जनरली ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन, ये उसका फ़र्क पड़ जाता है। और ये अभी कोरोना और आ गया तो इकॉनमी वैसे रिसेशन में जाएगी, तो उस केस में क्या हो गया, हर चीज़ वैसे ही बढ़ सकती है, या हम बोल सकते हैं कि उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन उसको सुधरने में क्या लगेगा, टाइम भी लग सकता है, अराउंड 1 साल भी लग सकता है, क्या पता 6 महीने भी हो जाए, अगर इकोनॉमिस्ट उस हिसाब से सुधारना चाहे या प्रॉब्लम सुधरना चाहे। अब देखो, ऑन द अदर हैंड मार्केट डिमांड इज़ द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर। अब देखो, आपको पता है कि मैं एक ही कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्रीगेट डिमांड नहीं बोल रहा, मार्केट डिमांड। याद रखना, माइक्रो में क्या करते हैं, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड पढ़ते हैं, मैक्रो में हम एग्रीगेट बोलते हैं। जब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर अगर एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे तो वो इंडिविजुअल डिमांड थी। लेकिन अगर 4 कंज्यूमर, जैसे एक कंज्यूमर 30 kg ले रहा है, एक 40 kg ले रहा है, एक 50 kg ले रहा है, एक 60 kg ले रहा है, तो टोटल मिला के क्या हो गई, वो मार्केट डिमांड हो गई। लेकिन शुगर के अलावा राइस भी ले रहे हो, वीट भी ले रहे हो, ठीक है, फर्नीचर भी ले रहे हो, मशीनरी भी ले रहे हो, कंप्यूटर भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, बैग्स भी ले रहे हो, तो वो सारा पार्ट मिला के क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड। तभी तो हम बोलते हैं वो मैक्रो लेवल पे किस पे है, जबकि किस पे, माइक्रो। जैसे आप मुझसे कोई पूछ रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये पर्टिकुलर पार्ट देखो, वो मैक्रो का है, क्योंकि आपको पता है कि वो एज ए एंटायर इकोनॉमी की बात करता है। अगर आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोलते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो यार शुगर में इन्फ्लेशन, ठीक है, आप ये थोड़ी बोलते हो राइस में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, आप क्या बोलते हो, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हो कि जनरल प्राइस लेवल क्या है यार, महंगाई हो गई, ठीक है, या क्या बोलेंगे एक तरीके से, या प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है सारे गुड्स की, तो इसका मतलब वो पूरे इकोनॉमी के लेवल की बात की जाती है। अगर आप एक इंडिविजुअल गुड्स की बात कर रहे हो तो वो तो नॉर्मल क्या है, प्राइस कम ज़्यादा होने से डिमांड पे असर हो रहा है, वो तो माइक्रो कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जॉइंट डिमांड बोल रहा है, तो जॉइंट का मतलब क्या है, देखिए अब जनरली जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बोला जो जॉइंटली यूज़ होते हैं, यानी 2 या उससे ज़्यादा कमोडिटी या सर्विस जब वो एक साथ डिमांड की जाती है, याद रखना एक साथ, क्योंकि डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, अलग होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको ईंटों की ज़रूरत है, तो पहले आपको क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है, तो वो ईंटें बनानी पड़ेगी, पर्टिकुलर ये पॉइंट होगा, फिर उसके बाद वो उस पर लगेगी, धीरे धीरे यूज़ होती जाएगी। या मैंने बोला कि एक तरीके से जब हम कंस्ट्रक्शन के अलावा रॉ मेटेरियल की किसी की भी बात करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें फिनिश गुड्स चाहिए, जैसे हमें क्लोथ्स चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉटन चाहिए, तो वो डेराइव्ड होती है, क्या होती है, डेराइव्ड डिमांड, कि हमें क्लोथ्स बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मेटेरियल चाहिए, कॉटन, तो वो कॉटन क्या है, एक तरीके से किसके थ्रू आया, क्लोथ्स के थ्रू आया, तो वो डेराइव्ड हुआ। जबकि यहाँ पे जनरली क्या दे रखा है, ये दोनों एक साथ कंज्यूम होती है, ये बोल रहा है, ठीक है, दस डिमांडेड टुगेदर, यानी एक साथ डिमांड की जा रही है, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पैन एंड रिफिल। तो आपको पता है कि ये साथ साथ एक तरीके से बनती है, लेकिन आपको पता है कि बिल्डिंग बनने से पहले एक तरीके से किसकी ज़रूरत है, लेबर की, तो हमें पता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत हुई, तो वो डेराइव्ड हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी मैं बताता, फिर मैं वापस डिफरेंस बोलता, फ़ायदा क्या, इससे अच्छा मैं यहीं बता दूँ, अभी नीचे भी आएगा पार्ट। तो ये बोल रहा है कि कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, पैन एंड रिफिल आर कमोडिटी दैट आर यूज जॉइंटली एंड आर डिमांडेड टुगेदर, द डिमांड ऑफ सच कमोडिटी चेंजेस प्रोपोर्शनेटली। अगर आप सोचो इसका मतलब क्या होता है, कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, पैन, रिफिल, सोचिए, 5 सेकंड दिए, 1 2 3 4 5, नहीं पता चला आपको, देखो वैसे पता चल गया हो कईयों को। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब भी कभी याद नहीं हो तो मेरी याद कर लेना, क्योंकि पति पत्नी, मेरी मतलब मेरी पत्नी है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर कितने अच्छे लग रहे हो आप, जब भी मैं फ़ोटो डालता हूँ आप क्या बोलते हो, सर कितने अच्छे लग रही है आपकी जोड़ी, तो कॉम्प्लीमेंट। या हम बोल सकते हैं एक तरीके से फादर और डॉटर या फादर और सन की जोड़ी, तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो वैसे आपको पता है कि कार के साथ पेट्रोल, कार के साथ डीजल, ब्रेड के साथ बटर। आप बोलोगे सर मैं तो ब्रेड ऐसे ही खाती हूँ या खाता हूँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन हम क्या करते हैं एक नॉर्मल टर्म में पढ़ते हैं। पेन एंड रिफिल बोलते हो सर हम तो पेंसिल चलाते हैं, कई जने ऐसे भी मुंह लगते थे हमसे जब स्कूल में, बोलते सर हम तो पेंसिल यूज़ करते हैं, पेन तो यूज़ ही नहीं करते। तो हम बोलते हैं कि देखो ये तो नॉर्मल टर्म में पेन के साथ रिफिल आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल राइज इन द डिमांड फॉर कार रिजल्ट इन ए प्रपोर्शनेट राइज इन डिमांड फॉर ए पेट्रोल। तो यही तो चीज़ है कि अगर आपको पता है कि कार की डिमांड में राइज हो गई, तो उस हिसाब से पेट्रोल की डिमांड भी एक तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि एक तरीके से जॉइंट डिमांड का पार्ट है। राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी रिजल्ट इन द फॉल ऑफ द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। इसी तरीके से क्या बोल रहा है, देखो ये तो कार की डिमांड बढ़ी है, लेकिन अगर हमने क्या बोला कि कार की प्राइसेस बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की जो है ना डिमांड है वो कम हो जाएगी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या उसी पर्टिकुलर प्राइस पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, क्योंकि अगर कार की प्राइसेस बढ़ गई तो लोग कार की डिमांड कम करेंगे, कार की डिमांड कम करेंगे, पेट्रोल कम लगेगा उसी पर्टिकुलर प्राइस पे जो डिमांड है कार की
पेट्रोल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जनरली एक तरीके से क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट बोल रहा है। राइज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी रिजल्ट इन द फॉल ऑफ डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। लेकिन आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस तो वही थी, लेकिन डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है कि कार की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो कार की प्राइसेस बढ़ने से कार की डिमांड कम हुई, ठीक है। और पेट्रोल की प्राइस वही थी, लेकिन पेट्रोल की डिमांड कम क्यों हुई, किसकी वजह से, कार की डिमांड कम होने से, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा। इन द अबव एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार विल कॉज ए फॉल इन डिमांड ऑफ नॉट ओनली ऑफ कार्स बट आल्सो ऑफ पेट्रोल। यही बोल दिया इसने कि साथ साथ क्या होगा, कार के साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब देखो जॉइंट की बात सीधा मैं डिराइव करा रहा हूँ, फिर कंपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट एंड डिराइव्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से ऐसी कमोडिटी या सर्विस की बात कर रहा है जो डायरेक्टली फाइनल कंजम्पशन के लिए होती है। जैसे आप कोई भी पेरिशेबल गुड्स कंज्यूम करते हो, नॉर्मल फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल आइटम या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हो, तो वो पर्टिकुलर क्या एक तरीके से डायरेक्टली आपके कंजम्पशन के लिए। द डिमांड अराइजेज आउट ऑफ नेचुरल डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंज्यूम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, व्हीकल, डायरेक्ट डिमांड as it arises out of the biological, physical and other personal need of consumer। तो नॉर्मल आपकी नीड थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट डिमांड। वो किसी से होके नहीं आई, जैसे डेराइव्ड आती है, मैंने बताया था आपको। जबकि डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो कि एक तरीके से अराइज होती है किसकी वजह से, जब अदर प्रोडक्ट की डिमांड होती है। जब किसी अदर प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो उसके थ्रू अगर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डेराइव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड डिमांड। यानी इसका एग्जांपल क्या समझोगे, डिमांड फॉर कॉटन टू प्रोड्यूस कॉटन फैब्रिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये डिमांड कॉटन की हुई है किसकी वजह से हुई है, कॉटन फैब्रिक की वजह से। मतलब अगर रेडीमेड क्लोथ्स आपको बनाने हैं तो आपको पहले कच्चा कपड़ा चाहिए होगा, कच्चे कपड़े के लिए क्या चाहिए होगी, कॉटन चाहिए होगी। तो आपको क्या पता चला कि रेडीमेड क्लोथ्स के लिए आपको कच्चा कपड़ा चाहिए, तो वो हो गई डेराइव्ड की कच्चा कपड़ा चाहिए, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। तो एक और आपको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, जो कि एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया। और बीच में जो हमने बोल दिया कि जो कच्चा कपड़ा बना वो एक तरीके से इंटरमीडिएट भी हो सकता है। देखो वो अलग अलग पर्सन के यूज़ के हिसाब से, अगर मैं कच्चा कपड़ा बेचता हूँ तो मेरे लिए एक तरीके से फाइनल गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं क्या करता हूँ, कॉटन खरीदता हूँ, फिर उसको बनाता हूँ, फिर कहने का मतलब मैं एक तरीके से कच्चा कपड़ा बनाता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। फिर उसके बाद यानी सेमी फिनिश बोल सकते हैं। फिर जैसे ही मेरा रेडीमेड क्लोथ बना फिर वो मेरा फाइनल गुड्स होगा। तो ये बोला डिमांड फॉर कॉटन टू प्रोड्यूस कॉटन फैब्रिक इज डिराइव्ड। डेराइव्ड डिमांड इज एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरर गुड्स। तो जनरली याद रख लेना, अगर आपको कभी भी ध्यान नहीं है तो मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए डेराइव डिमांड होती है, क्योंकि आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, सीमेंट की, ब्रिक की ज़रूरत है। तो ये साथ साथ थोड़ी काम आ रहा है एक तरीके से, जॉइंट नहीं बोल रहा है एक तरीके से। आपको पता है कि पहले पर्टिकुलर आपको वो बनाने पड़ेंगे, आपको पहले बनाने पड़ेंगे। आप बताओ कार बनाने के लिए पहले पेट्रोल बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, वो जॉइंट है, वो एक साथ यूज़ हो रहा है। ब्रेड और बटर, आपको पता है कि ब्रेड अलग भी यूज़ हो सकती है और बटर अलग भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं और उनकी डिमांड टुगेदर एक साथ हो रही है। जबकि इसमें क्या हो रही है, आपको पता है कि रॉ मटेरियल पहले चाहिए तब जाके फिनिश गुड्स बनेगा। तो फिनिश गुड्स के लिए आपको जो डिमांड चाहिए होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेराइव डिमांड। समझ गए। यहाँ पे देखो बोल रखा है सच एस रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और मशीन्स एंड इक्विपमेंट, वो क्या है, डेराइव डिमांड। कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत है तो मशीन क्या एक तरीके से डेराइव डिमांड हो गई, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज आल्सो हैव ए डेराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर लेबर, मैंने बार बार आपको बोला, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डेराइव डिमांड। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत है, तो जो लेबर है वो एक तरीके से क्या हो गई, आपकी डेराइव डिमांड कहलाई, ठीक। कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो आपको किसकी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, ब्रिक्स की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, ये सारा पार्ट आ गया। तो आपका हो गया है वैसे, बस ये बचा है लास्ट कंपोजिट डिमांड का पार्ट। अब देखो कंपोजिट का मतलब क्या हो गया, ऐसी डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो जॉइंट मतलब क्या हो गया, एक साथ। डेराइव मतलब क्या हो गया, जो किसी पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग या रॉ मटेरियल की वजह से आपकी एक तरीके से डेराइव होती है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड किसी दूसरे गुड्स की डिमांड पे डिपेंड कर रही है, उसके थ्रू डेराइव होके आ रही है। और यहाँ पे कंपोजिट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है स्टील, लेकिन अगर आपको एग्जांपल घर के हिसाब से याद रखना है तो मिल्क याद रख लेना, क्योंकि जब भी आप मिल्क खरीदते हो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दही, ठीक है। अपन क्या करते हैं, उसका मट्ठा बना के अलग से छाछ रखते हैं, तो दही, छाछ। इसके अलावा अगर मिठाई बनानी है, स्वीट्स, तो स्वीट्स भी बना लेते हैं, तो उसका अलग अलग यूज़ हो सकता है। तो वो एक तरीके से क्या हो गई आपकी कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर स्टील इज ए रिजल्ट ऑफ इट्स यूज़ फॉर वेरियस पर्पज, जैसे बर्तन बनाने के लिए, कार की बॉडीज़, पाइप्स, कैन एट्सेट्रा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है आगे,
अब वैसे तो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी ये जनरली बताता, एग्जांपल आता, लेकिन आप ये बता दीजिए अभी कि अगर मैं बोलता हूँ कि स्टील की प्राइसेस बढ़ गई तो यूटेंसिल्स की प्राइसेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कार की बॉडीज़ में वो स्टील लगेगा तो कार की प्राइसेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पाइप्स, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के काम में लगेगा मान लो पाइप्स, तो बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। स्टील के गेट्स भी आते हैं तो आपको पता है कि वो गेट्स भी कंस्ट्रक्शन के पार्ट में लगता है या कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, केन्स बनते हैं स्टील के। तो हर चीज़ क्या होगी? महंगी होगी ही होगी, जो इससे रिलेटेड स्पेसिफिक वो स्टील यूज़ हो रहा है। अगर प्राइसेस कम हो गई तो उस केस में क्या हुआ? वो चीज़ें भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि स्टील की प्राइस सस्ती तो स्टील जहाँ जहाँ लग रहा है वो पर्टिकुलर कमोडिटी भी क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। तो ये बोल रहा है इन द केस ऑफ कमोडिटी और सर्विस हैविंग कंपोजिट डिमांड ए चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन डिमांड। दिस इज बिकॉज द डिमांड फॉर कमोडिटी और सर्विस वुड चेंज अक्रॉस इट वेरियस यूजेस। क्योंकि बोल रहा है कमोडिटी की डिमांड क्यों चेंज हो जाएगी या सर्विस की? क्योंकि इसका बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं। इन द अबव एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ स्टील इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट मेड ऑफ स्टील ऑल्सो इंक्रीजेज। इन सच ए केस पीपल में रेस्ट्रिक्ट देयर कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट मेड ऑफ स्टील। तो उस केस में क्या करेंगे? आपको पता है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो स्टील से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बर्तन, वो महंगे हो जाएंगे। कार की बॉडी तो कार महंगी हो जाएगी। कार महंगी हुई तो क्या हुआ? कार की प्राइसेस महंगी, बर्तन महंगे, पाइप्स महंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। या कंज्यूमर एक तरीके से क्या करेंगे? उसका लिमिटेड यूज़ करने लग जाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे। प्राइस सस्ती हो गई कि भाई चलो एक और पाइप ले लो, बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। कार सस्ती है, चलो भाई डिमांड करने लग गए। तभी तो देखो इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? उसी के बेसिस पे होती है। आपकी अगर इंटरेस्ट की रेटें सस्ती होती है तो लोग डिमांड करने लग जाते हैं। तो वो सारा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही है। अगर इंटरेस्ट की रेट्स क्या होती है? महंगी होती है, तो लोग क्या करते हैं? डिमांड क्या करते हैं? कम करने लग जाते हैं लोन की, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट्स क्या हो गई? महंगी हो गई, हम बोल सकते हैं। तो लोन क्या हो गया? एक तरीके से कम। अगर मैं बोलूँगा कि आपको 0% इंटरेस्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ? होम फाइनेंस के थ्रू मोबाइल दिलवा रहा हूँ, तो आप देखोगे आजकल बहुत जने क्या करते हैं? 0% फाइनेंस में ले लेते हैं और फिर उसका इंस्टॉलमेंट ये पे करते रहते हैं। तो डिमांड एक तरीके से बढ़ गई। चाहे मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन 5-5 महीने में, 6-6 महीने में, 1-1 साल में क्या करना है? जैसे इंस्टॉलमेंट पूरी, फिर नया ले लिया मोबाइल बेच के। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक तरीके से आपको फोर्स कराया गया कि पर्टिकुलर आपकी जो है ना डिज़ायर, उसको एक तरीके से एबिलिटी के फॉर्म में बदला जाए। आपकी विलिंगनेस भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन एबिलिटी के फॉर्म में कैसे बदला जा रहा है? कि आपके पास प्राइस नहीं है, लेकिन आप दे दो आराम से। कैसे? इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो आपको एक तरीके से क्या किया जा रहा है? वो डिमांड के पार्ट में उसको बदला जा रहा है। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। जो जो मैंने पर्टिकुलर बताने की कोशिश की है, जॉइंट और डिराइव्ड में क्या फ़र्क है, एक बार सोचने की करना, आपको पता चल जाएगा आराम से कि यार वो तो साथ साथ यूज़ हो रहे हैं, एक तरीके से हम बोल रहे हैं। और आपको पता है कि देखो पेट्रोल, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि हम कि पेट्रोल पहले बन रहा है फिर कार बनेगी, ऐसा थोड़ी है। जनरली आपको डिराइव का मतलब क्या पता चला कि ज़्यादातर वो पार्ट किस लिए काम आ रहा है? कि कॉटन बनेगा तब जाके ही तो कॉटन के कपड़े बनेंगे, ठीक है। ईंटें बनेगी तब जाके ही तो वो बिल्डिंग में लगेगी। लेबर होगा तब जाके ही तो वो बिल्डिंग को क्या करेगा? एक तरीके से बना पाएगा या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर पाएगा। मशीन होगी तब जाके ही तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड किस पे डिपेंड है? उस मशीन के बनने पे। जबकि यहाँ पे क्या है? दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं, किसमें? जॉइंट में। कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। वैसे दोनों अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन दोनों का यूज़ क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है। ब्रेड और बटर, पैन एंड रिफिल, ये बोल रहा है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, तो इसलिए उनकी डिमांड एक साथ की जाती है। क्योंकि रिफिल चलाने में दिक्कत होगी आपको, पेट्रोल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा अगर सिंगल यूज़ बोलोगे। तो आपको पता है कि ज़्यादा यूज़ किसके साथ होगा? कार एंड पेट्रोल, उसके साथ ही होगा। ठीक, आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में क्या देखेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट।